वेलकम एवरीबॉडी। वैसे तो चैनल रमन जी का है, बट आज मैं होस्ट बन गया हूँ रमन जी के चैनल पे। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे रियल एस्टेट से रिलेटेड, खास कर कि आप यहाँ पे अपनी लैंड लेके कस्टम हाउस कैसे बना सकते हो। रमन जी से मैंने बात की एंड ही ग्रेशियसली एक्सेप्टेड दिस टॉपिक एंड वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट? Definitely. First of all, thank you for accepting this request and accommodating. बिल्कुल रवीश, एंड आई वांट टू से थैंक यू। जैसा आप सबको पता है कि दिस इज अ पॉडकास्ट व्हिच वी हैव स्टार्टेड, रियल टॉक विद रमन, और आज स्पेशल गेस्ट है रवीश। एक्चुअली रवीश की मेरे से बात हो रही थी तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हाँ, जो मुझे भी लगा और रवीश को भी लगा कि यार ये तो हम दोनों को इकट्ठे बैठ के करना चाहिए। और रवीश, जब रियल एस्टेट की बात आती है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका आज। सबसे पहले तो अगर आपको लैंड लेके घर बनाना है तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? मुझे लगता है जैसे लैंड तो चाहिए, तो लैंड आपको खाली कहाँ मिल सकती है, कैसे आप ढूंढ सकते हैं? रवीश, कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। जैसे आपको पता है बैक होम इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज में एक डिफरेंट तरह का सिस्टम होता है। वहाँ पे तो एक आम बात है, प्लॉट लिया और काट दिया, राइट? यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो है आपको पहली चीज आपको राइट लैंड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। राइट लैंड का मतलब है कि उसके ऊपर आपकी जोनिंग किस तरह की है। अब एक ये यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम है कि किसी भी लैंड पे, चाहे वो एग्रीकल्चर जोनिंग है चाहे वो रेजिडेंशियल जोनिंग है, आप एक घर रहने के लिए जरूर बना सकते हैं। ओके, एज लॉन्ग एज कि उसके ऊपर कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कोई सॉइल का इशू नहीं है। अब जहां तक रही बात लैंड लेने की, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, जैसे आप अप नॉर्थ में चले जाएं कैलेडन की ओर, तो वहां पे भी आपको लैंड मिल जाती है। आपको मिसिसागा में भी बहुत सारे लॉट मिल जाते हैं, ब्रैम्पटन में भी बहुत सारे लॉट मिल जाते हैं घर बनाने के लिए। पर यहाँ पे ना GTA में इतना कॉमन नहीं है। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे काफी जो है ट्रेंड ये बनता जा रहा है। रवीश, अगर मैं आपको कैलगरी लेके जाऊँ या एडमिंटन लेके जाऊँ या मैं आपको वैंकूवर लेके जाऊँ, वहाँ ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। ओके, हाँ, तो वहाँ पे डेवलपर्स जो है लैंड बाय करते हैं, सेवरेंस करवाते हैं, उसको प्लॉट्स में काटते हैं और फिर वो सिंगल लॉट करके बेचते हैं। उसके बाद आप अपना घर बना सकते हो। यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है अभी इस चीज का। तभी यहाँ मुझे लगता है कि ज्यादा घर जो है वो कुकी कटर स्टाइल होते हैं, क्योंकि एक बिल्डर ने खरीदे, उसने 20-50 वहाँ बना दिए और फिर बना के बेचे। यस, सो अभी जो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेंड है, वो आप अगर थोड़ा आउटर में चले जाएं तो वहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रेंड है कि वो लोग लैंड बाय करते हैं और फिर उस पर कस्टम बिल्ड घर बनवाते हैं। पर अभी वो ना सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए यहाँ पे ज्यादा काम चलता है, वो कि 1-2 एकड़ का लॉट ले लिया। अच्छा, जहां तक आपने क्वेश्चन किया था कि लैंड किस तरह से बाय करनी है, तो ऐसी बात नहीं है, आपको लॉट्स मिल जाते हैं। ओके, दूसरा एक और भी तरीका है लैंड बाय करने का, कि आप कोई रन डाउन प्रॉपर्टी खरीद लें। ओके, यस। अच्छा, उसमें एक एडवांटेज हो जाता है, उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि जब आपके उसके ऊपर घर बना हुआ है तो आपको मॉर्गेज आराम से बैंक से मिल जाती है विद 20% डाउन पेमेंट और व्हाटएवर। तो यही, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही जो मेरा क्वेश्चन ये था, मान लो वो रन डाउन हाउस नहीं है, वो जस्ट एक लैंड है, तो क्या बैंक लोन दे देता है? हाँ, बैंक पे उसमें लोन मिल जाता है। पर अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। तो वो जो क्राइटेरिया है उसके अंदर 50-50 लाइक 50% डाउन पेमेंट बैंक मांगता है आपसे, मोस्ट ऑफ द केसेस में, लैंड के केस में। बट देयर आर बैंक्स, जैसे कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं या कुछ बी लैंडर्स हैं, तो वो आपको 25 से 30% में भी कर देते हैं। तीसरा एक और भी ऑप्शन अवेलेबल होता है लोगों के पास, प्राइवेट फंडिंग का, तो आप वो भी ऑप्शन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर कंस्ट्रक्शन के लोन का कैसे होता है, वो भी दे देते हैं बैंक्स? हाँ जी, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के लोन का एक अलग थोड़ा सा सिस्टम होता है। आपको जो कंस्ट्रक्शन लोन मिलता है उसके अंदर बेसिकली बैंक क्या बोलता है, लेट्स से आपने 35% पैसे अपने लगाने हैं उसके अंदर, ठीक है, तो पहले आप जो है अपना मनी इनपुट करेंगे। ओके, उसके बाद बैंक आपको जो है कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग देता है, और वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है। सो उस तरीके से आपको पार्ट्स के अंदर वो लोन पेमेंट होती है, और उसके अंदर आपको, चाहे वो आर्किटेक्ट है चाहे वो इंजीनियर्स हैं, तो उनसे बैंक सर्टिफिकेशन मांगता है कि आपकी किस लेवल तक की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। बट मेजोरिटी जो ये एक आप कह लें घर बनाने वाला काम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये मैंने जो आपको एक हाई लेवल का आइडिया दिया है, वो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन का आइडिया दिया है। छोटी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने घर की इक्विटी यूज कर लेते हैं या लोग प्राइवेट फंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है। हर आदमी को बैंक जो है लैंड के ऊपर फंडिंग नहीं देगा, क्योंकि बैंक उसके अंदर फिर आपका एक्सपीरियंस भी देखता है कि आपका उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस क्या है कंस्ट्रक्शन करने में। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलजुल के होते हैं। सो कमिंग बैक टू जो लैंड की जोनिंग है, उसमें कितना एक टाइम और खर्चा कितना लग जाता है उसमें? या देखिए, लैंड की, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि घर एक बनाने के लिए तो आपके पास हर तरह की जोनिंग पे आप बना सकते हैं, ऑलमोस्ट। अच्छा,
राइट, जो रेजिडेंशियल जोनिंग है, नॉट कमर्शियल जोनिंग है। यानी मान लो जैसे मैंने एक फार्म लैंड ली हुई है और अभी सिर्फ फार्म है, वहाँ पे भी एक फार्म हाउस में बना सकता हूँ? एब्सोल्युटली, हर लैंड पे आपको एक घर बनाने की परमिशन होती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जोनिंग की हील हुज्जत करने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि जोनिंग पे डिपेंड करता है कि आपको सेटबैक्स कितने छोड़ने हैं साइड्स में। ओके। अगर तो उसकी रूरल रेजिडेंशियल की जोनिंग है तो आपको सेटबैक्स जो है काफी ज्यादा छोड़ने पड़ते हैं। अगर आपकी रेजिडेंशियल जोनिंग है तो आपको सेटबैक्स जो है कम छोड़ने पड़ते हैं। यानी सेटबैक्स जिनको नहीं पता, यानी कि आपके बैक यार्ड्स, फ्रंट यार्ड्स, ये जो ग्रीन स्पेस आपको कि साइड्स में कितनी जगह छोड़नी है आपने और फ्रंट एंड बैक में कितनी जगह छोड़नी है। और उसके अंदर दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, कई बार आप लॉट की सेवरेंस भी करवा लेते हैं। अब जैसे एक लॉट लिया मैंने, लेट्स से वो लॉट 200 फुट का फ्रंट है और उसकी 200 फीट की डेप्थ है, तो अब मैं उसमें 100 फीट के 2 लॉट्स बना सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो ये सेवरेंस बोलते हैं उसको। जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि प्लॉट काट दिए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट आपका 1 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको सेवरेंस ना करानी हो फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है, फिर तो ऑफ कोर्स आपको जस्ट अपना परमिट अप्लाई करना है और आपको जो है सेटबैक्स के हिसाब से अपनी ड्राइंग्स बनानी है और उसके बाद आप जब सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। सो नॉर्मल जो सिटी का प्रोसेस है, आपकी ड्राइंग सबमिट करने से लेके परमिट इश्यू होने तक का, वो 3 से 6 महीने का प्रोसेस है। ओके। पर अगेन डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। हर सिटी का एक अपना अलग सिस्टम है, बायलॉज हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बट नॉर्मल 3 से लेके 6 महीने तक का टाइम लगता है। एक जो अगला क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि जब आपने लैंड ले ली, मान लो एकदम सिटी के बीचों बीच है, हर तरफ घर बने हुए हैं, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी होगी, सीवरेज की लाइन भी होगी, लेकिन मान लो आप थोड़ा सा दूर हो कहीं, तो वो कैसे मैनेज होगा? जैसे मेरा मन है कि किसी सेक्लूडेड सी जगह पे जाके लैंड लूं और वहां पे फिर घर बनाऊं। या सो उस केस में क्या होता है रवीश, जो थोड़ी आउटर पे लैंड है, जो सिटी की बाउंड्रीज में नहीं है, ये सिटी से थोड़ी सी बाहर है, राइट, तो उसके अंदर आपको आइदर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेल, या तो आपको वहां पे वेल से वाटर मिलेगा और आपका सेप्टिक टैंक होता है वहां पे। अगर वहां पे सिटी की सर्विस नहीं आई है तो आपको इन दोनों से काम चलाना पड़ता है। ओके ओके। जैसे मुझे याद है इंडिया में भी जब हमारा नया घर हमने रोहतक में बनाया था, उस टाइम सीवेज की लाइन नहीं थी, तो हमने सेप्टिक टैंक लगाया था, मुझे याद है। देयर यू गो। वैसे। तो अब जैसे मेरी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे भी सेप्टिक टैंक लगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा दूर है। नहीं, यहाँ पे सिटी की सर्विस है, बट शायद जब ये बना होगा तब उस समय हो सकता है ना हो, तो उन्होंने एक सेप्टिक टैंक का प्रोविजन बनाया हुआ है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना? कोई ऐसी खास मेंटेनेंस नहीं है, आपको 2 साल बाद 3 साल बाद डिपेंडिंग अपॉन कितना यूसेज है, आपको उस तरीके से आपको क्लीन करवाना होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का वो सिटी देती है आपको या फिर उसका भी अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आपको मेजॉरिटी ऐसी शायद कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको सिटी की इलेक्ट्रिसिटी ना मिलती हो। अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऊपर होती है सारी वायर्स उसकी। अब सीवरेज के लिए और पानी के लिए तो खड्डा खोदना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको मिल जाती है। अब अगला जो मेरे पास सवाल ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, सो हाउ डू यू फाइंड लाइक अ गुड कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि कनाडा में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये चैलेंज है अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना। बिल्कुल। और जो आपका काम भी पूरा करे, अच्छे से भी करे, क्योंकि प्रॉमिस बहुत लोग करते हैं, स्टार्ट करेंगे काम एंड देन दे जस्ट डिसअपीयर। यस, ये रवीश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक जीसी ले लें, जनरल कॉन्ट्रैक्टर ले लें, और मतलब कुछ काफी बिल्डर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो कि पूरा आपकी सारी हेडेक आपकी ले लेते हैं। ठीक है, तो वी कॉल देम जीसी, या फिर आप कह लें छोटे बिल्डर हैं वो। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आपके आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेट्स से किसी ने फाउंडेशन करनी है, लेट्स से किसी ने ड्राईवॉलिंग करनी है, किसी ने इंसुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, पेंट का जॉब है, फ्लोरिंग है, ये सारी चीजें। तो उसके बाद वो सारी चीजें आपके लिए वो मैनेज कर देते हैं। वो थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है। उसके अंदर क्या है, आपकी थोड़ी सी हेडेक कम हो जाती है। बट दूसरा तरीका क्या है कि आप फिर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग हायर करें, वो आपके लिए बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाएगा। सो अगर किसी को अपने लिए घर बनाना है तो मेरी सलाह ये है कि आपको एक जीसी हायर कर लेना चाहिए, आपको एक छोटा बिल्डर हायर कर लेना चाहिए, तो आपकी काफी हेडेक्स जो हैं खत्म हो सकती हैं। इसमें आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है कि सिटी के क्या कोड्स हैं, या फिर आपको लगता है कि जैसे अगर जीसी कर लिया उसको पता ही होगा एंड ही विल टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टफ? सो सिटी की बायलॉज, सिटी के कोड्स वगैरह जो है वो आपका आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग टीम का काम है। सो जब आप सबसे पहले तो आप उसमें आर्किटेक्ट हायर करेंगे, वो आपका ब्लूप्रिंट बना के आपको पूरा घर का एक खाका बना के तैयार करके देगा। उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसके आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। सो ये सारे रोल्स जो हैं बाद में एंटर होते जाते हैं।
और जो जीसी है वही आपको गाइड करता रहेगा कि ये चाहिए ये, क्योंकि जैसे मेरे जैसे बंदे को अगर बिल्कुल नहीं पता तो मैं अगर एक जीसी को हायर कर लूँ तो वो मुझे सारा गाइड कर देगा कि यू नीड आर्किटेक्ट, यू नीड दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना। जो जीसी इसको बोलते हैं टर्न की ऑपरेशन। सो आप अगर जीसी हायर करते हो उसको बोलते हैं मुझे टर्न की ऑपरेशन चाहिए, तो वो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच से लेके पूरा घर बना के दे देंगे वो। जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के पूरा वो बिल्कुल गाइड करेगा। एब्सोल्युटली या। एक और क्वेश्चन था, पर स्क्वायर फुटेज कितना एस्टिमेट इसमें कॉस्ट आ सकती है? यस रविश, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत बड़ी वेरिएशन है इसके अंदर, पर मैं आपको एक एवरेज नॉर्मल घर की एक कॉस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको एक अच्छे अपग्रेड्स के साथ घर बनाना है तो अप्रॉक्सीमेटली $150 स्क्वायर फीट से लेके $200 स्क्वायर फीट के बीच में आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, दैट इज द टेंटेटिव आइडिया। दैट इज ऑन दी जो आपका हाउस है, या आपकी लैंड पे भी और खर्चे आते हैं? लैंड के ऊपर जब आप हाउस बनाने लगते हैं तो उसके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट पड़ती है। पर मैं जो आपको कॉस्ट दे रहा हूँ $150-200 स्क्वायर फीट की, ये आपको मैं सारी चीजें मिला के दे रहा हूँ कि आपने लैंड ले ली। अब इसके बाद आपकी चाहे सॉफ्ट कॉस्ट बोलते हैं उसको, जिसमें इंजीनियर जो आपके एक प्रोफेशनल्स हैं, उसके बाद आपकी हार्ड कॉस्ट होती है जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। राइट। तो ये दोनों कुछ मिला के आपका $150 से $200 में एक अच्छी क्वालिटी का घर बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई अपग्रेड्स के साथ, पर यस देयर कुड बी कि आपको $250 से $300 की पर कॉस्ट भी पड़ रही है। अब लेट्स से आपने हीटेड फ्लोर्स लगवाने हैं, अप्लायंसेस बड़ी हाई क्वालिटी के लगाने हैं, या आपने ब्लाइंड्स घर के अंदर लगानी है, वो रिमोट ऑपरेटेड लगानी है, पूरा स्मार्ट हाउस बनाना है, तो स्मार्ट हाउस बनाना है। यस वो $150 to $200 इज रीजनेबल, इज वेरी रीजनेबल। आपको ये भी लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह है ये भी डिफर करती है, जैसे आप टोरंटो से कैलगरी चले जाओ, या ऑलमोस्ट सेम है? नहीं, डेफिनेटली ये डिफर करती है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो है लेबर का। क्योंकि इस कंट्री के अंदर लेबर सबसे एक्सपेंसिव है, सामान तो सस्ता मिल जाता है, राइट। यू नो बैक होम इन इंडिया में लेबर सस्ती है, सामान महंगा है, वहां पे उनको महंगी लगती है, बट सामान महंगा है। पर यहाँ पे जो है लेबर की कॉस्ट जो है काफी वेरी करती है, जगह डिपेंड करता है किस जगह पे आप करवा रहे हैं। फिर इसके बाद अभी जैसे काफी पीछे कंस्ट्रक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 30% जंप आ गया था बिकॉज ऑफ द लंबर प्राइसेस हैज गॉन अप। तो ये फैक्टर भी जो है साथ साथ वेरी करते रहते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट ऊपर नीचे कितनी है। यस। अब मान लो आपने घर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इंश्योरेंस हाउ डू यू टेक केयर कि जब आपका काम चल रहा है सारा, आपको कमर्शियल इंश्योरेंस लेना पड़ता है उसके लिए, या क्या करना पड़ता है? सो रवीश, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर कि आपको अपनी सेफ्टी किस तरीके से रखनी है जब आप घर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। काफी केसेस के अंदर अगर आपने जीसी को हायर किया है तो उनकी एक अपनी प्रोफेशनल इंश्योरेंस होती है, आप उस इंश्योरेंस को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर की उनकी अपनी एक पूरी कवरेज होती है। पर इसके अलावा मेरी सजेशन ये है कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए कवरेज जरूर लेनी चाहिए। तो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको घर की बिल्डिंग के लिए, या आप उसको रेनोवेट कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन के लिए 6 महीने साल की, ऑफ कोर्स द इंश्योरेंस कॉस्ट बिकम हाई एट दैट टाइम, तो वो ज़रूर एक फैक्टर होता है। बट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल इंश्योरेंस, इट इज़ स्पेशल इंश्योरेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। मैं वही पूछ रहा था क्योंकि उसमें रिस्क रहता है, राइट। कई बार कंस्ट्रक्शन में कुछ इंजरीज हो सकती हैं, Yes. या पूरा आपने ढांचा बनाया हुआ जो बिल्डिंग है उसको डैमेज हो सकता है, तो दोनों केसेस में हाउ आर यू कवर्ड? सो एज फार एज द इंजरीज और एज फार एज की कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास अपनी इंश्योरेंस होती है। और फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ जो भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, दे ऑल आर इंश्योर्ड, दे ऑल हैव अ WSIB। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हमारी रखने की होती हैं। पर जब आप जीसी हायर कर रहे हैं तो आप सिर्फ जीसी की इंश्योरेंस देख सकते हैं और उसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारा चीज कवर हो जाती है। जनरली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको क्या लगता है पूरा प्रोजेक्ट कितना टाइम ले लेता है? मतलब मान लो कि अगर मेरे को 3000 स्क्वायर फीट का घर करना हो, जस्ट एन एवरेज फैमिली के लिए, जैसे रवीश, अगर आपके पास बहुत अच्छा जीसी है और आपका सारा कुछ प्लान्ड है, आपके पास फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि फाइनेंसिंग का भी बड़ा इशू होता है इसके अंदर, राइट, कि आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से लेके 12 महीने में घर रेडी हो जाता है आपका। आपको लगता है कि जैसे रियल इस्टेट, जैसे आप रियल इस्टेट प्रोफेशन से हैं, सो अगर मान लो मैं अपने रियल इस्टेट एजेंट से बात करनी चाहिए इस केस में, या फिर ये खुद मैं कर सकती? जैसे मुझे घर खरीदना है तो मुझे एक रियल इस्टेट एजेंट डेफिनेटली हेल्प करेगा, मार्केट स्टडी और उस घर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे जैसे उसकी हिस्ट्री भी नहीं है, और कुछ और है भी नहीं कंस्ट्रक्शन वहाँ पे, बट फिर भी आपने लैंड तो बाय करनी है ना। यस, लैंड। तो लैंड बाय करने के लिए आपको एक अच्छा रियल्टर चाहिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको रियल्टर कहाँ पे काम आ सकता है, जब आप घर का लेआउट प्लान रेडी कर रहे हैं तो आप रियल्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि आजकल घर मार्केट में क्या चीज बिक रही है, अच्छा कौन से मुझे अपग्रेड करवाने चाहिए। अब हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बिल्डर से घर बाय करते हैं पर उनको क्या अपग्रेड करवाने हैं, कौन सी चीज उनको मार्केट से सस्ती पड़ेगी। सो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। बट उसके अलावा जीसी अगर आपके पास अच्छा है तो आपकी 90% जो है क्वेरीज कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग वहां से सॉर्ट आउट हो जाती है। आपने बहुत अच्छे सारे सवालों के जवाब दिए। बाकी अगर आपको कुछ ध्यान में आ रहा है, कोई टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट जो मैं मिस कर गया हूँ आपसे पूछना, अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रवीश, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस प्रोसीजर को, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कनाडा में घर कैसे बनता है, राइट। सो सबसे पहले तो लैंड लेनी है, लैंड के ऊपर आपको 50% के करीब जो है बैंक से फंडिंग मिल जाती है, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। उसके बाद आपको परमिट्स चाहिए, फिर आपको एक जीसी जो है अगर आपका अच्छा मिल जाता है तो वो आपको पूरा का पूरा हेल्प कर सकता है उस प्रोसीजर के अंदर। जब आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी इंश्योरेंस प्रॉपरली कवर्ड हो और आपका स्केड्यूल जो है वो एक अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। अगर अदरवाइज जितना वो डिले होता जाएगा उतनी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। रवीश, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाद में आपने ध्यान में रखनी है कि आपको घर में अपग्रेड्स किस तरह से करने हैं, ताकि जब कल को, एक तो आपको रहने के लिए चाहिए, कल को आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी बनानी है, तो आप उसकी रीसेल वैल्यू किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका पूरा घर बन जाए तो उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए और डेफिनेटली हमें भी चाय पीने के लिए बुलाइए वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। Right. So Ravish, thank you very much for joining us for today's podcast. So guys, today we wanted to do something different. We wanted to make sure that we bring another great personality on the show, and today I gave him an opportunity to ask all these questions. So please make sure subscribe to our YouTube channel Rise with Raman, and don't forget to like, comments and subscribe to the channel. Thank you very much. And Ravish, thank you very much for joining for today's Thank you for podcast. giving me this opportunity. Wonderful. मेरा डेफिनेटली आज काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे घर को लेके, पूरी प्रोसेस को, इसके लिए थैंक तो अब आपको जो है इसको घर बनाने के लिए आगे प्रोसीड कर लेना चाहिए।